हर हिंदुस्तानी की शान ARB। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि इस बार का बजट उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा। साथ ही इस बजट में स्टेक होल्डर से लेकर विशेषज्ञों तक के सुझाव शामिल किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बजट के जरिए राज्य के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और जनहित की योजनाओं को विराट रूप देने का भी काम किया जाएगा। बजट इस बार का हमारा आजीविका पर, रोजगार पर, मुख्य रूप से मातृशक्ति और नौजवानों के लिए, उनके हितों के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए उस पर केंद्रित रहेगा। और अभी आज मंत्रिमंडल में भी हम लोगों ने चर्चा की है और अभी एक हम लोग बैठक भी इसमें कुछ स्टेक होल्डरों के साथ करने वाले हैं। बहुत सारे सुझाव आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी की आशाओं के अनुरूप, सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप ये हमारा इस साल का बजट हो, जिससे कि राज्य को जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है अपनी जीएसडीपी को डबल करने का, जीएसडीपी को बढ़ाने का और 21वीं सदी का तीसरा दशक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, उस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक हो, उसके अनुरूप हम लोग बजट में प्रावधान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ करने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की थी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा है कि गर्व की बात है कि ऋषिकेश विश्व पटल पर योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के नाम से मशहूर है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अध्यात्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आज प्रारंभ हो रहा है और इसमें देश विदेश से अनेकों स्थानों से योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जिन लोगों को एक विशेष प्रकार की जिनकी रुचि है, वो सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से योग महोत्सव हमारे यहाँ योग की महत्ता, आयुष की महत्ता, अध्यात्म की महत्ता तो पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम करेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योग अब पूरे विश्व का योग बन गया है। तो देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो कि बाल विवाह और बढ़ते महिला अपराधों से संबंधित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि महिला अपराध और बाल विवाह के बारे में जानकारी देने वाले को राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन धनराशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले की जानकारी भी गोपनीय रखी जाएगी। वहीं दूसरी ओर महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सीएम धामी के इस फैसले का स्वागत किया। वह निश्चित रूप से उन कामों को कर रहे हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप सोचिए कि हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूकते फूकते, कंडे लगाते लगाते, लकड़ी लाते लाते, उपले लगाते लगाते उनका पूरा जीवन बीत जाता है। कितनी बीमारियां लग जाती हैं, कितने प्रकार की परेशानियां होती थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विशेष घोषणाएं की। एक तो बाल विवाह की सूचना देने वाले ऐसे कोई भी जनमानस में कोई भी व्यक्ति होगा, उसको एक सम्मानित धनराशि के साथ में उसको सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पौड़ी लौटे विधायक राजकुमार पौड़ी का स्थानीय जनता ने गर्मजोशी से फूलमालाओं के साथ स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। विधायक राजकुमार पौड़ी ने पौड़ी के लिए सीएम की ओर से की गई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। स्थानीय जनता ने मंडल मुख्यालय पौड़ी की रौनक वापस लौटने की उम्मीद में स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी की कोशिशों पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ फूलमाला पहनाते हुए आभार जताया और इस मौके पर
भारी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी रही। और अपनी क्षेत्रीय जनता का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का मुझे स्वागत करके यहाँ तक लाए हैं। और भगवान की करुणा की बड़ी कृपा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा मेरे आग्रह पर पौड़ी में हुआ और उनको जो जो समस्याएं मैंने बताई थी उन्होंने उन पे उनका संज्ञान लेते हुए अपने सचिव लेवल के जितने अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद ये निर्णय लिया कि विधायक जी को भी यहाँ बैठक में बुलाना है। तो मुझे पिछली बैठक में बुलाया गया और बैठक में इतना हुआ कि जो जो योजनाएं मैंने यहाँ से 10 योजनाएं भेजी थी उनमें से जो है मैक्सिमम योजनाएं स्वीकृत हो रही हैं और सभी सचिवों को जो विभागीय अधिकारी हैं उनको आदेशित किया गया है कि इन पे कार्रवाई तुरंत करवाई जाए। तो गदरपुर ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गदरपुर विधानसभा के चक्करमोट में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जसपुर के विधायक आदेश चौहान और यूथ ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हल्दार मौजूद रही। वहीं इस दौरान सभी कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा है कि बीजेपी जातिवाद के नाम पर देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। माननीय राहुल गांधी जी तो पूरा भारत जोड़ दो एक हाथ से हाथ जोड़े तो 3000 किलोमीटर उन्होंने जो पैदल यात्रा की है पूरे भारत में जिन प्रदेशों में वो नहीं पहुंच पाए हर प्रदेशों में और हर कस्बा गलियों में एक ही हाथ से हाथ जोड़ो एक प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का है, जिसके द्वारा लोगों को जागरूक करना कि ये देश भारत देश महान देश हाथ से हाथ जोड़ के एक दूसरे से मिलके कोई जातिवाद नहीं कोई भेदभाव नहीं, कांग्रेस सिख ईसाई हर धर्म को साथ लेके चलते हैं। उसी के उद्देश्य से आज गुलरबूथ क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान है, जिसपे हम कई बूथों में जाएंगे और लोगों को हाथ से हाथ जोड़ो के बारे में कांग्रेस की जो नीति के बारे में समझाएंगे। भारत 2 वर्गों में बांट दिया इस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय नागरिक को सुरक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सड़क चाहिए, विकास चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो। केवल आज मंदिर मस्जिद पे बांट के रख दिया है। उसी को जगाने के लिए पहले भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो का मतलब ये नहीं था कि हमें कोई भारत खंड खंड है, भारत को जो नागरिकों को बांट दिया उनको जोड़ने का प्रयास जो हमारा जो प्रयास किया राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और यही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का, क्योंकि हर जगह हमारे वरिष्ठ नेता जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं को बनाकर घर घर तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि ये भाईचारा जो हमारे भारत में कायम था वो ही कायम रहना चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण है, हमने घर घर तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से पहुंचना है। हमारा उद्देश्य देश में प्रेम और भाईचारे को बढ़ाना है, द्वेष को खत्म करना है। जो हमारे यहाँ धार्मिक जातीय भाषाओं के आधार पर जो वर्तमान की सरकार ने जो लोगों को बांटने का काम किया है, जो बीच में खाइयों को गहरा कर दिया गया है, उनको बांटने का ये अभियान है और इस अभियान को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। रामनगर में गुरुवार को जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल ने तहसील सभागार पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि नैनीताल जिले की सीमा बैरियर से रामनगर के ग्राम ढिकली तक क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामनगर में जब G20 का कॉन्फ्रेंस होगा तो उसका एक जो पूरा हाईलाइट आपका होगा रामनगर का एरिया, पूरा उत्तराखंड होगा। और जो कॉन्फ्रेंस हमारी 28, 29, 30 तारीख को है, तो उसमें लगभग 100 के करीब डेलीगेट्स आएंगे, जिसमें 70 के करीब विदेशी डेलीगेट्स हैं और 30 के करीब हमारे भारतवर्ष से हैं। तो उसमें जो अभी तक
फाइनल हुआ है, तो उसमें ताज और आपका नमो में हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में रोबोटिक सर्जरी करवाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने के लिए चर्चा और मंथन भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि अभी तक निजी अस्पतालों में हो रही रोबोटिक सर्जरी की व्यवस्था थी, लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी का लाभ लोग सरकारी अस्पतालों में भी ले सकेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई जो है इनोवेटिव काम कर रही है, और आप देख रहे होंगे कि संस्थागत डिलीवरी भी अब 91% हो गई है। 28 लाख लोगों की जो है जांचें हम लोगों ने अभी तक पूरी करा दी। 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की जो है आयुष्मान भारत में इलाज फ्री हो गए हैं। 1 लाख लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री कराया जाएगा, इसका भी टारगेट हमने रखा है। और अब आधुनिक सर्जरी जो जो संभव है वो हम अब अपने मेडिकल कॉलेज में भी करने जा रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपनी कवायद तेज कर दी। पर्वतीय मार्गों के लिए BS6 श्रेणी की 100 नई बसें खरीदने के निर्णय के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इन दोनों फैसलों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पर्वतीय मार्गों के लिए BS6 श्रेणी की 100 नई बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 60 गाड़ियां डीजल की होंगी। इसके साथ ही करीब 3,2500 नियमित कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई और करीब 3,000 विशेष श्रेणी और संविदा कर्मियों के मासिक मानदेय में 100% वृद्धि की गई। राजकीय कर्मचारियों के सम्मान अब परिवहन निगम में भी महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% करने का फैसला लिया गया है। परिवहन निगम अपने बेड़े में 100 नई बसों को शामिल करेगा। ड्राइवर और कंडक्टर की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अगर आवश्यकता होगी तो चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के भोजन की भी परिवहन निगम की ओर से व्यवस्था की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछली कैबिनेट बैठने के बाद कल हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें हमने 4-5 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय, हम 100 गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, जिसमें 40 गाड़ियां BS6 की और 60 गाड़ियां हम डीजल की खरीद रहे हैं। और मार्च में ये गाड़ियां खरीदेंगे ताकि हम चारधाम यात्रा में भी चला सकें और पहाड़ की रूटों में हम सभी गाड़ियां हम चलाने का हम अप्रैल में हम प्रयास कर रहे हैं। साप्ताहिक बाजार बंद होने के बावजूद कोयल घाटी से पुरानी चुंगी के बीच 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम के दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा फजीहत झेलनी पड़ी। दरअसल गुरुवार की सुबह हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी से पुरानी चुंगी के बीच वाहनों का लंबा जाम लग गया। NH डोईवाला डिवीजन के द्वारा इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं होने की वजह से इस जाम का कारण बना हुआ है। जाम के दौरान ओवरटेक कर आगे निकलने की वजह से जाम की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। अल्मोड़ा पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी गुलदार की खाल को तराई में बेचने ले जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मामले पर जानकारी देते हुए SSP रचिता जुयाल ने बताया कि आरोपी ने गुलदार को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद उसकी खाल को तराई में बेचने की प्लानिंग थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। गुलदार की एक खाल बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर है और ये 28 वर्ष की उम्र के हैं। बागेश्वर के रहने वाले हैं और अल्मोड़ा से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है।
तो इनके बैग में एक गुलदार की खाल जो बरामद हुई है वो 160 सेंटीमीटर लंबी और 58 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें हमने सोमेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। पूछताछ में ये पता चला है कि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि गुलदार जिस भी मांस को खाता है, कोई मरा हुआ मांस है तो उसमें पॉइजन डालकर फिर वेट किया जाता है कि गुलदार वो खाकर कब जो है मरने लगेगा। उसके खबर टनकपुर से, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूर्णागिरी में व्यवस्था और अन्य समस्याओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने कई अधिकारियों के साथ राफ्टिंग का लुत्फ भी उठाया। इसके साथ ही राफ्टिंग जगत में जिले का नाम रोशन कर रहे मोनी बाबा की उन्होंने खूब प्रशंसा की। वहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राफ्टिंग का आनंद साझा करते हुए जिलाधिकारी ने लोगों को राफ्टिंग के लिए प्रेरित भी किया। रैपिड एक बीम कम्बा किया और एलए किया, सलालम भी किया। बहुत अच्छा मजा आया और वीडियो दिखेंगे आपको, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तीनों रैपिड्स बहुत बढ़िया है, जितना सुना था उससे बढ़िया है। आपका लीडरशिप भी बढ़िया है। तो मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि राफ्टिंग करनी चाहिए, काफी इंटरेस्टेड और रोमांचिक होती है। तेज जा रही नाव अब तो। खबर अल्मोड़ा से, जहां सरकार की ओर से गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाए जाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिन सड़कों का निर्माण पहले से कराया गया है उसका सुधारीकरण और देखरेख करना सरकार और आला अफसर भूल जा रहे हैं। लंबे समय से खस्ताहाल में पड़ी सड़कों और नई सड़कों की मांग कर रहे लोगों का सब्र अब जवाब दे गया। सड़कों के खस्ताहाल को देख सैकड़ों ग्रामीण पीडब्ल्यूडी के निर्माण खंड कार्यालय में पहुंचाए, जहां ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा है कि सड़कों के अभाव और दूरदर्शा से क्षेत्र की करीब 15,000 की आबादी प्रभावित है, लेकिन विभाग और सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील स्तर पर क्रमिक और आमरण अनशन किया जाएगा। जो सरयू घाटी धौलादेवी विकास खंड के सरयू घाटी का क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं रोडों को लेकर के। जिसमें 3-4 रोडों का 5 रोडों की बातें हैं। 2 किस्म की रोडें हैं, एक तो 3 रोडें हैं जिनको शासन स्तर से स्वीकृतियां मिलनी है और 2 रोडें जिनको 8 साल हो गए स्वीकृत हुए लोक निर्माण विभाग उसमें पूरा निर्माण कार्य नहीं कर रहा, अधर में लगता है। इसको लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। मैं समझता हूँ इसमें लगभग 15,000 लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। समस्त क्षेत्रवासी की कार्यालय अध्यक्ष विनता निर्माण खंड में अपने क्षेत्र की सड़कों की मांग को लेकर पहुंचे हैं। हमारे धनिया आरा सल्फर मोटर मार्ग जो कि दयनीय स्थिति में है, जिसमें बहुत ही खड्डे हो चुके हैं, डामरीकरण का कार्य होना है। उसके साथ ही हमारे क्षेत्र में चिमाकोली जो एक घाटी में बसा हुआ है, 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ करके रोड में पहुंचना पड़ता है, उसमें मोटर मार्ग का निर्माण होना है। उसके साथ ही हमारे क्षेत्र में जाजर कोला मोटर मार्ग का निर्माण होना है, जिसको विभाग द्वारा लटकाया जा रहा है। जागेश्वर क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा धनियारा सल्फर मोटर मार्ग के लिए उसके मेंटेनेंस के लिए कहा जा रहा है। ये भी पीएनजीओएस से बनी है और हमें अभी अभी प्राप्त हुई है, जिसका हमने 11.94 करोड़ का एस्टिमेट बना दिया है और उसको हमने दिसंबर के माह में शासन को प्रेषित कर दिया है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी टेंडर लगा के तुरंत कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। खबर थराली से, जहां सरकोट वन पंचायत क्षेत्र में पेड़ों की कटान की शिकायत के मामले में वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र सरकोट का निरीक्षण किया है और काटे गए पेड़ों की संख्या और अनुमति की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकोट के वनीकरण क्षेत्र में अचानक भीषण दावानल भड़कने से शिशु पौधे जलकर खाक हो गए थे, जिसके बाद वन विभाग को शिकायत मिली कि इस क्षेत्र में वनाग्नि से नुकसान के साथ ही अवैध तरीके से पेड़ों का कटान हुआ, जिस पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के मध्यपिंडर रेंज के अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम के साथ निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। हमारी विभागीय जांच चल रही थी, जिसमें पता चला कि यहाँ पे कुछ पेड़ कटे हुए, मतलब आवश्यकता से अधिक कटे हुए हैं। तो ये सरकोट वन पंचायत के अंदर पड़ता है ये वाला पूरा क्षेत्र। और अभी हमारी जो जांच चल रही है उसमें हमें 5 जो चीड़ के पेड़ हैं वो उनका चिरान कटा हुआ पाया गया है
और उसके वो किस तरह से किसको दिए गए हैं उसकी भी जांच विभागीय जांच अभी चल रही है। वैध तरीका से कह नहीं सकते, इस पर विभागीय जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ये वैध है या नहीं। उसके लिए सरकोट के वन पंचायत से उनके जो हमारे सारे दस्तावेज हैं, जो उनका विभागीय रजिस्टर अगर उन्होंने कोई बनाया है वो मांगा गया है, कोई रसीद उन्होंने दी है वो सब मांगा गया है। प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए जुट गई है। बता दें, मंगलोर के मोरया होटल में बीजेपी की कार्य समिति अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन चली। इस दौरान हरिद्वार सांसद डॉक्टर निशंक रमेश पोखरियाल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ अल्पसंख्यक को जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र सरकार से संचालित अल्पसंख्यक योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति 2 दिवसीय कार्य समिति होटल मोरिया रुड़की मंगलोर रोड पर संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित सरकार में वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी के जो नामित सदस्य हैं उनको इस प्रदेश कार्य समिति में आमंत्रित किया गया था। इसलिए पूरी तादाद में, बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज जो नवोदित हमारे पदाधिकारी हैं, नई नियुक्तियां जिनको मिली हैं, नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उनका अभिनंदन भी हमने किया है। वो नए उमंग, नए जोश के साथ अब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त करने के लिए जो कार्य योजना प्रदेश कार्य समिति में बन रही है वो निश्चित रूप में 2024 के लिए देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली विकासनगर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को दस्तावेजों के रखरखाव के साथ दर्ज शिकायतों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को भी सुना। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए कहा कि होली के मौके पर होलिका दहन व रंग के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी थाना चौकियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं समस्याओं से होने वाले शराब तस्करी को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही। कच्ची शराब या स्पूरियस जो लिकर है उसकी तस्करी नहीं हो पाए, उसका पर्सन हो पाए, इसको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ आगे में कोई भयंकर घटना दुर्घटना न घटे होलिका दहन के चक्कर में। अब जिस दिन होली खेलते हैं 7 और 8 तारीख को, तो उस दिन जो है विशेष चौकस रखने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले बताया कि सांप्रदायिक रूप से जरा संवेदनशील जगह में को प्रतीत होता है विकासनगर, उसी दृष्टिगत जो है जो हमको जरा कर्मचारियों अधिकारियों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में अब बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। बता दें कि एक राज्य के 1124 स्कूलों के छात्र अब नए शैक्षणिक सत्र से स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी बच्चों को स्कूल में अब कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही छात्र और छात्राएं इंटरनेट के जरिए देश दुनिया से भी जुड़ सकेंगे। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा है कि सरकार ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके तहत हर स्कूल को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 2,44,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए लगभग कुल 20 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। ग्यारह 1100 स्कूलों के लिए स्मार्ट क्लास स्वीकृति मिली थी। इसमें एक स्कूल में 2 जो क्लासेस हैं, 2 कक्षाएं हैं, उसमें लोग स्मार्ट क्लास की कक्षा संचालित करेंगे और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो वित्तीय समिति की बैठक हुई जिसमें मंजूरी दी गई है, शीघ्र ही हम लोग इसका कार्य शुरू करेंगे। मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी गेस्ट हाउस में क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक
हरभजन सिंह चीमा ने 19 विभागों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया है, जिसमें समस्त विभाग के अधिकारी गणों ने प्रतिभाग लिया और नगर क्षेत्र में आरओबी निर्माण के चलते यातायात व्यवस्था को लेकर समस्या के बारे में चर्चा की। साथ ही अमृत योजना के तहत चल रहा धीमी गति से कार्य के विषय में भी चर्चा हुई। इससे पूर्व हुई समीक्षा बैठक में जो कार्य पेंडिंग हो गए थे उनको पूर्ण करने के विभागीय अधिकारी को विधायक को निर्देश दिए गए। कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। इसमें 19 डिपार्टमेंट, आज सारे डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पे चर्चा की जा रही है और समस्याओं का क्या निस्तारण हो सकता है उस पर भी चर्चा की जा रही है। और पिछली जो मीटिंग हुई थी वो भी देखा गया कि उसमें कितनी चीजों का अनुपालन हुआ है और जो मेन समस्याएं हैं हमारी काशीपुर की, वो काशीपुर के यातायात को लेके और जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन 2 आरओबी है यहाँ पे उसको लेके, इसी प्रकार अलग अलग समस्याएं हैं उस पर सब पे चर्चा की जा रही है और जो निर्देश रहेंगे समय अंतर्गत सारे कार्यों को पूरा कराया जाएगा। सर, जाम की एक बहुत प्रमुख समस्या है। अगर देखा जाए जब फाटक बंद होता है तो जो दोनों साइड है वो आमने सामने बिल्कुल बंद होता है। उसके संदर्भ में सर कोई किसी तरह का कोई नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा बाजपुर क्रॉसिंग है, जो बाजपुर की तरफ जाता है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से 105 दिन का समय दिया गया है और वो काम हमारा जो है अंडर समय के से पहले चल रहा है। तो पहली कोशिश ये है कि सबसे पहले उस काम को समय अंतर्गत पूरा कराया जाए जो लंबे समय से रुका हुआ काम है। विधायक काशीपुर के द्वारा आज एक मीटिंग आयोजित की गई है जिसमें सभी विभागों के जो पदाधिकारी हैं, विभाग कार्यरत हैं, उनको बुलाया गया है और सड़क से लेकर के अन्य जितनी भी समस्याएं हैं, पुलिस रिलेटेड जो इशू हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा सब फीडबैक लिया गया है। इसके अलावा जो आम जन के द्वारा ये जो जनरल परसेप्शन है या जो चीजें हैं लोगों के द्वारा आकर के वहाँ पे निवेदन किया गया, फिर सर के द्वारा मार्क भी किए जाते हैं, तो उसमें भी प्रोग्रेस दिया जाता है कि किसमें क्या क्या कार्रवाई होती है। जरूरी है आम जन के द्वारा जो भी फीडबैक है, आम जन की जो भी दिक्कतें शिकायतें हैं, इस तरह की मीटिंगों के माध्यम से बैठ करके वो हमारे संज्ञान में आती है और उसको हम तत्काल उसका समाधान का प्रयास करते हैं। हमने अलग अलग विभागों को बुलाया है। इसमें 19 विभाग आए हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी हमने प्रोग्रेस को एग्जामिन करने का कार्य किया है। तो ज्यादातर जो विभाग हैं जितना भी प्रोग्रेस है ठीक प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन उस कहते हैं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो जो जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ उसका डिस्कशन हुआ है और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं वो डिपार्टमेंट हेड्स उसको देखेंगे और बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो उसमें उन्होंने श्योर किया है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का काम करेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक, जहां पर सीएम मनोहर लाल हुए शामिल। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, सीएम मनोहर लाल शामिल हुए इस बैठक में। बैठक में रखे गए 16 परिवार। बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री समेत विधायक मौजूद रहे। फरीदाबाद से बड़ी खबर, कष्ट निवारण समिति की अहम बैठक, सीएम मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में हुए शामिल। बैठक में 16 परिवार रखे गए हैं। कैबिनेट मंत्री समेत विधायक रहे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, करीब 16 परिवार रखे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कष्ट निवारण समिति की बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। सीएम मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई विधायक और मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में 16 परिवार रखे गए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ रहते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Through constant innovation, the group provides